नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मुझे दोबारा मौका मिला कि मैं एक और हिंदी की वीडियो बनाऊं और एक्चुअली ये मेरी एक इंग्लिश वीडियो का एक और बार हिंदी में मैं दोबारा बना रही हूं ताकि जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में देखें और एंजॉय करें मेरी वीडियोस को। ऐसा मुश्किल तो होगा कि हाँ, जो हमारी किताबें आएंगी इंग्लिश की उनको लेके भी मैं हिंदी में वीडियो बना सकूं, बट कोशिश पूरी करूंगी कि दोनों लैंग्वेजेस में बनाऊं ताकि आप लोग एंजॉय करें ज़्यादा से ज़्यादा और जुड़े मेरे साथ। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी जो शायद आपको थोड़ा सा डरा भी सकती है, क्योंकि ये एक रियल एक सच्ची मेरी बचपन के एक एक्सपीरियंस के ऊपर है। और हॉरर टेल्स हमने नाम दिया है इस सेगमेंट को, यानी डरावनी कहानियाँ। और इसमें मैं अपने साथ बहुत सारे कुछ गेस्ट्स भी धीरे धीरे इनवाइट करूंगी जो मेरे साथ जुड़ेंगे लाइव, और मैं अपने फेसबुक टाइमलाइन पर करूंगी ऐसी वीडियोस जिनमें वो आके मुझे अपने सच्ची जो उनकी घटनाएं रह चुकी होंगी या कुछ उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा तो वो ऐसी घटनाएं शेयर करेंगे। और इसी वीडियो का जो मैं अभी बना रही हूँ, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने जाऊंगी, इसका पूरा एक इंग्लिश वर्जन वीडियो भी मैंने बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो मैं दोबारा हिंदी में इसलिए अनुवाद के तौर पर इसे ऐसा बना रही हूँ ताकि जो लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो भी उसको एंजॉय कर सके। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना भी इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं एक पब्लिशिंग हाउस चलाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत से राइटर्स भी मेरे साथ इस सफ़र पर जुड़ जाए जो बहुत अच्छे लेखक हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि उनकी भी किताबें छप सके। तो इस वजह से आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो है मैं अभी रिसेंटली एक हॉरर ग्राफिक एंथोलॉजी पे काम कर रही हूँ, उसकी डिज़ाइनिंग पे काम कर रही हूँ। ग्राफिक एंथोलॉजी वो होती है जिसमें चित्र वगैरह होते हैं और कहानी, हॉरर ऑब्वियसली आप समझ गए कि मतलब डरावनी कहानी, और उसके साथ काफ़ी सारे चित्र होंगे। तो ऐसी किताबें मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, बट हमारे पब्लिशिंग हाउस से ये पहला एक्सपीरियंस है जो कि डिज़ाइन करने में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसका एक अलग ही लेवल पे एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई हॉरर ग्राफिक एंथोलॉजी डिज़ाइन नहीं की थी। तो मैं बहुत एंजॉय भी कर रही हूँ और आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि मैं इसे रात को डिज़ाइन करती हूँ। हालांकि ऐसे टाइम पे तो लोग जनरली इन चीज़ों से बचते हैं, लेकिन मैं इसे रात को ही डिज़ाइन कर रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ इस पूरे प्रोसेस को। और मैं बहुत आराम से जा रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी नहीं करना चाहती ताकि मैं कोई ऐसा कोई स्टेप ना फील करूं कि बाद में इससे बेटर किया जा सकता था। इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ प्रोसेस को। अच्छे से फोटोज़ ढूंढना और सब कुछ को एकदम प्रॉपर वे में करने में टाइम लगता है, तो मैं उस टाइम को ले रही हूँ। और इसी दौरान मुझे कुछ ना कुछ ऐसी कहानियाँ भी याद आ जा रही है जो बचपन में कभी सुनी थी, लेकिन ये जो मेरी घटना है ये मेरी सच्ची एक पहले भी मैं एक शेयर कर चुकी हूँ, वो तो मेरा अपना एक देखने वाला एक्सपीरियंस था और ये मेरा सुनने वाला एक एक्सपीरियंस है, लेकिन है हॉरर टेल। जैसे आप ही इसको जज कीजिए, आप लोग बेहतर बता पाएंगे। तो मैं बेसिकली जो मेरा बचपन बीता तो दिल्ली में ही है, लेकिन मैं हमारा जो गांव था बचपन में हम जहाँ घूमने जाते थे वो था कलकत्ता में, नवाबगंज में। और वहाँ पर हम लोग हमेशा गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने जाते थे। तो मैं शायद क्लास 6 में रही होंगी या उससे थोड़ी छोटी, उतना अभी एकदम से पूरा ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद तीसरी कक्षा में भी रही होंगी। तो माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल ये याद नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसी छोटी ही थी और अचानक से मेरे पापा ने ये फैसला लिया कि हम लोग दिल्ली से कोलकाता में ही शिफ्ट हो जाएंगे परमानेंटली, हमेशा के लिए, क्योंकि सब हमारे जो अंकल थे, हमारे जो दादाजी थे, हमारे चाचा वगैरह सब वहीं रहते थे और पापा का बचपन भी वहीं बीता था। तो पापा एक सर्विस मैन रह चुके थे और इस दौरान अभी जब ये फैसला लिया गया था तब मेरे पापा तीन मूर्ति भवन, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम हो चुका है, यहाँ पर एज अ स्टेट मैनेजर काम कर रहे थे। और उस दौरान ये फैसला लिया और फिर पापा मुझे, मेरे भाई को और मेरी जो मम्मी है हम तीनों को वहाँ छोड़ आए थे और हम 3 महीने वहीं थे। और हमारा एडमिशन, जो हमारा दाखिला है वो केंद्रीय विद्यालय वहाँ के जनकपुरी केंद्रीय विद्यालय वहाँ के एक स्कूल में करा दिया गया था। जनकपुरी में तो हम पढ़ते थे, वहाँ से हमें शिफ्ट करा के वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में डाल दिया गया। हालांकि हमारा मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, मैं तो बिल्कुल भी मतलब उब गई थी, क्योंकि वहाँ सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती थी वो थी
लैंग्वेज की, भाषा की, क्योंकि वहाँ कोई भी बच्चे जो थे वो हिंदी नहीं बोलते थे और हमें शुरू से आदत थी हिंदी बोलने की। घर में तो बंगला चलती थी, आती भी थी, लेकिन दोस्तों के साथ वो मज़ा नहीं आता था जो मज़ा हिंदी बोलने में आता था। तो इस वजह से मैं तो बहुत बोर हो चुकी थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। तो आखिरकार मैं बहुत बीमार हो गई और मुझे ज़िद हो गई कि मुझे तो वापस जाना ही है दिल्ली। तो फिर मम्मी ने मेरी जो मम्मी है उन्होंने वो भेजा जिसे हम क्या बोलते हैं, मनी ऑर्डर या सॉरी टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पहले ऐसा होता था कि जिससे आप मैसेज थोड़े शब्दों में लिख के और फिर तुरंत भिजवा दीजिए, तो उससे पहुंच जाता था जल्दी। तो टेलीग्राम भेजा और वो पढ़ते ही पापा शायद अगले दिन ही आ गए थे। तो उसके बाद फिर आए तो सब बहुत खुश हुए, चाचा लोग, दादी तो बहुत ही खुश हुई। तो उसके बाद फिर यही फैसला हुआ कि हमें वापस ही ले जाया जाएगा। तो उसके बाद टिकट विकेट बुक हो चुकी थी और उसके ठीक 2-3 दिन बाद मतलब हम जाने वाले थे। तो इसी बीच एक रात ये घटना हुई। इस घटना को सुनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे बंगाल, कलकत्ता और बिहार और ऐसी जगहों पे भी सुनने में आता है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने तो यही सुना है क्योंकि मुझे जब मैं छोटी थी तो मेरी चाचियाँ या मेरी मम्मी के मुँह से भी या कई बार अपने नानी और इन लोगों के मुँह से भी ये कहानी सुनी है कि निशी डाक करके एक चीज़ होती है। निशी का मतलब होता है जो रात में जो घूमती हैं ऐसी आत्माएं, और डाक होता है बुलाना, बंगाली में बुलाने को डाक कहते हैं। तो निशी डाक जो है ये बहुत ज़्यादा एक प्रचलित एक अर्बन लेजेंड भी नहीं कह सकती, रूरल लेजेंड ज़्यादा कहूँगी, क्योंकि गांव और ऐसे अंचलों में ही ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो वहाँ पे ये बात बहुत फेमस थी और बोला भी जाता था कि अगर रात को 2 बजे के बाद आप अकेले निकलते हैं और अचानक आपको ऐसे कोई आपके जानने वाले की आवाज़ में पुकारे, या जैसे कोई आपके कोई दोस्त, आपके घर के कोई रिश्तेदार, या हो सकता है आपकी कोई भी आपके जो खास बहुत करीबी लोग हैं उनकी आवाज़ में आपको 2 बार या 3 बार पीछे से बुलाएं, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए या फिर आपको जवाब नहीं देना चाहिए। तो ऐसा करने से कहते हैं कि वो आपकी आत्मा को कैद कर लेते हैं, या कई बार ऐसा भी सुनने में आता था कि वो मार ही देते हैं। तो ये सारी तो कहानियाँ हमने सुनी थी और कुछ भी ऐसा मानने को कभी भी दिल नहीं चाहता था और ना कभी माना भी। लेकिन इस 2-3 दिन के दौरान के बीच के समय में जब हम वापस आने वाले थे, हमारी पैकिंग वैकिंग हो चुकी थी, तो एक रात हम एक ही कमरे में हम चारों सोते थे क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे और मम्मी पापा, और साथ के ही रूम जैसे बंद हो जाने के बाद दरवाज़ा जो था लकड़ी का था और उसके ऊपर एक आयरन की, लोहे की एक चेन जैसी थी जिसको हम कुंडे में फंसा देते थे, तो वो दरवाज़ा बंद हो जाता था। और उसके साथ में था मेरी दादी का रूम जो बहुत छोटा सा था, उसमें सिर्फ भगवान और मूर्तियाँ और यही सब थी, तो वो पूजा पाठ में मगन रहती थी। बहुत छोटी सी प्यारी सी थी मेरी दादी, अब नहीं रही, बहुत पहले ही गुजर चुकी हैं बल्कि। तो उसके पास में साथ में ही मेरे छोटे चाचा का कमरा था। तो ऐसे ही रात को खाना वाना खाने के बाद हम सब सो चुके थे और अंधेरा बहुत था, और हमारे घर के पास में यहाँ पर एकदम थोड़ा साइड में भी नवाबगंज में एक शमशान घाट भी है, तो अभी भी है। तो वहाँ का अभी मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है कि ऐसा लोगों के साथ कुछ हुआ है कि नहीं, ये सब मैंने कभी सुना नहीं, या बड़े लोग शायद हमें बताते भी ना हो कि हम डर ना जाएं। पर ये चीज़ मैंने सुनी थी बहुत बार, निशीत डाक करके कुछ होता है। तो ऐसे ही एक बार ये हुआ कि हम सब सोए और रात के 2 बजे के बाद का ये समय रहा होगा, और उसके ठीक आसपास दरवाजे में खटखटाने की आवाज़ आई, और वो लोहे का जो कुंडा था, चेन जो थी, वो भी 3 बार हिली, और मेरे पापा को दादी की आवाज़ में 3 बार बुलाया गया। एक औरत की आवाज़ तो थी, पता ही चल रहा था, और दादी की आवाज़ थी। अब ये तो बहुत ही मुश्किल है बताना कि वो स्त्री रही होगी या पुरुष, क्योंकि ये कहते हैं कि ये लोग रूप बदल लेते हैं या आवाज़ बदल लेते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है ऐसी चीज़ों के बारे में, निशीत डाक के बारे में। और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है बंगाल में। और ये अगर आप लोग कोई भी ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, साझा करें, मैं अपने चैनल पे सुनाऊंगी, मुझे खुशी मिलेगी। तो ऐसे ही इस तरह से आवाज़ आई और मेरे पापा ने सुनी, मेरी मम्मी ने भी सुना, हमने भी सुना, लेकिन कुछ अलग सा अनुभव था उस टाइम। मतलब समझाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा हाँ डर जैसा ही लगा। लेकिन मेरे पापा उस टाइम बहुत जवान थे, तो ऐसी चीज़ें कोई मानता नहीं है आसानी से। जैसे आज की डेट में अभी मैं भी बहुत से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या था,
या क्या रीज़न रहा होगा, हो सकता है सच में किसी ने बुलाया हो या जो भी। वहाँ हालांकि उसका जवाब कुछ नहीं है। तो उसके बाद मेरे पापा दरवाजे के पास गए, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और खोला भी नहीं तुरंत, क्योंकि मेरी मम्मी ने रोक लिया मेरे पापा को कि आप दरवाज़ा मत खोलिए। और उसके ठीक 10 या 15 मिनट वेट करने के बाद जब लगा कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं, आवाज़ भी नहीं आ रही, तो मेरे पापा बाहर निकले और फिर दादी को बाद में जगाया गया। पहले चाचा जी से पूछा उठ के कि क्या ना माँ की तबीयत तो ठीक है, मुझे माँ ने बुलाया। तो उन्होंने कहा नहीं, माँ तो सो रही है। चाचा ने भी यही बोला, नहीं मुझे भी ऐसा कोई आवाज़ तो नहीं आई, मुझे भी आवाज़ से नहीं बुलाया। तो फिर आखिर दादी को उठाया ही गया और पूछा गया कि आपने बुलाया था? तो दादी ने बोला नहीं, मैंने नहीं बुलाया। तो उस टाइम हम लोग थोड़ा सा हैरान भी हो गए कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि हम चारों ने वो आवाज़ सुनी थी। तो उस टाइम दादी ने बस एक ही चीज़ की कि वो मंदिर से गंगा जल लाई और पूरे घर में छिड़का, जो कि हिंदू धर्म में माना जाता है कि गंगा जल बहुत पवित्र होता है और ऐसे चीज़ों को दूर रखता है या शुद्धि लाता है। और गंगा जल छिड़कने के बाद उसके बाद हम सब तो सो गए थे। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, रात पूरी आराम से कटी। अगले दिन नॉर्मल हम लोग अपने रूटीन में थे। हम बल्कि भूल ही चुके थे उस बात को, क्योंकि हमें एक्साइटमेंट थी, हम घर जा रहे थे दिल्ली वापस। लेकिन इतने सालों बाद मैं आज भी सोचती हूँ कि वो क्या थी, आवाज़ क्या थी। मैं अपने पापा से कई बार पूछती थी तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, वो तो उस बात को भूल भी चुके थे शायद। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या सच में वो निशी डाक थी, क्योंकि दादी ने नहीं बुलाया था। तो आप लोग बताइए वो क्या चीज़ हो सकती थी। इस चीज़ का आज तक जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ उस चीज़ का असर ये है कि वो कहानी और वो जो ऐसी चीज़ें, ऐसी जो घटनाएं हम सुनते हैं, उसका असर ये है कि आज की डेट में अगर रात को अभी कोई बेल बज जाती है हमारे घर पे 12 बजे के बाद, मैं कभी दरवाज़ा नहीं खोलती, क्योंकि अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हो चुके हैं। तो कोई किसी भी ज़रूरतमंद अपना, कोई भी परिजन, कोई भी अपना आएगा, वो फ़ोन कर लेगा और बोल सकता है कि भाई हाँ मैं बाहर खड़ा हूँ, अब दरवाज़ा खोलो, या मैं बाहर खड़ी हूँ। तो इतनी रात को तो बेल बजने पे मैं कभी दरवाज़ा नहीं खोलती। तो मेरे पास तो ये कहानी का एक सबसे बड़ा सबक यही है, जो मैं अभी तक मानती आ रही हूँ और फॉलो करती हूँ। और मुझे सच में नहीं पता ये सब ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं, और मैं इनसे दूरी रहना पसंद करूँगी। बट हाँ ये एक्सपीरियंस मुझे एकदम से याद आ गया। तो मुझे लगता है कि शायद वो निशी डाक ही रहा होगा, क्योंकि ये कहानियाँ है भी बहुत प्रचलित और वो कुछ थी भी आवाज़ से अलग सी। मतलब वो दादी की आवाज़ ज़रूर थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा एक अलग से समझाना मुश्किल है, वो कुछ अलग सी आवाज़ थी। तो ये थी मेरी कहानी निशी डाक से जुड़ी हुई। गांव में ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती हैं और लोग मानते भी हैं, और हम गांव में खैर अकेले कभी निकलते भी नहीं थे। ज़्यादा रात हो जाने पर साथ में कोई जाता था छोड़ने, क्योंकि अलग अलग थोड़े थोड़े फासलों पे रिश्तेदारों के घर होते थे, तो हम अकेले इतना ज़्यादा भी नहीं जाते थे। मतलब बहुत रात तक तो हम बाहर नहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत खुला एरिया था, जंगल था, नदी थी पास में, तो सियार और लोमड़ियों के बुलाने की आवाज़ भी आती थी, तो इन चीज़ों से भी थोड़ा डर लग जाता था। तो इस वजह से हम रात को तो वैसे नहीं निकलते थे। लेकिन ये एक ऐसा अजीब सा अनुभव रहा था मेरा बचपन का, जो मेरे साथ मतलब मुझे याद रह गया। और अभी क्योंकि मैं इस हॉरर एंथोलॉजी पे काम कर रही हूँ, डिज़ाइन कर रही हूँ, जिसे बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, डर वर नहीं लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती है। डिज़ाइन कर पाना अपने आप में एक बहुत अच्छी अनुभूति देता है, और अपने हाथ पे पूरा कंट्रोल है डिज़ाइनिंग का, तो बहुत मज़ा भी आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब ये किताब बाहर आएगी, हॉरर एंथोलॉजी हमारी फर्स्ट मेरे पब्लिशिंग हाउस से, तो आप लोग ज़रूर खरीदेंगे, सपोर्ट करेंगे। और ये फैसला आप पे छोड़ती हूँ कि ये मैं निशी डाक थी या क्या था। बाकी अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे साथ कोई ऐसा लाइव एक्सपीरियंस जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिसैंथेमम क्रॉनिकल्स के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप है, अगर आप लेखक हैं तो भी जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिए अपना और इन्जॉय कीजिए लाइफ को। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और पढ़िए खूब अच्छी अच्छी किताबें, क्योंकि हमारे पब्लिशिंग हाउस से भी अभी तक 5 अच्छी किताबें आ चुकी हैं। आप उन्हें पढ़िए, ढूंढिए, वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगी, और इन्जॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय।